बीजेपी और एक वक्त पर बाला साहब के अंडर शिवसेना की आइडियोलॉजी थी और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। प्रखर होकर ये बोलते हैं एक ध्रुवीकरण होगा, इससे चुनाव में फायदा होगा, वो उसका एक इफेक्ट है। लेकिन आइडियोलॉजी इनकी है जो कि ये खुलकर शुरू से बोलते आए हैं। इसी के साथ जो अन्य मुद्दा था जिस पर वो हमला कर रहे थे, दोनों पर आपका जवाब। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल एक तो अंजना जी, मैं आपकी बातों को करेक्ट करना चाहूंगी, आपके स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूंगी कि एक वक्त पे शिवसेना की आइडियोलॉजी थी। ये टीवी के पत्रकार और एंकर्स नहीं बताएंगे हमारी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या है और क्या रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये करेक्ट कर दूं, हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी थी, है और रहेगी। और उसका सर्टिफिकेट ना मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेने बैठी, ना मैं आई एम सॉरी आपके शो में आपसे लेने बैठी। प्रियंका जी, आपके पास आते हुए बीजेपी का ये कहना, और प्रधानमंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले बीजेपी से डराते थे कि राम मंदिर के लिए कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 पर डराते थे कि अनुच्छेद 370 अगर हटा दिया तो कश्मीर में बवाल हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि ये सब खत्म हो गया है तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आई तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा देश में, बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम कह रहे कि संविधान जिंदाबाद था, है, रहेगा। प्रियंका जी, चल झूठा। तो दो चीजें कहूंगी। सबसे पहले प्रजातंत्र हट जाएगा तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपको पता है अभी रशिया में चुनाव हुए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं, और 75% वोट या आई थिंक 85% वोट से पुतिन जीते थे। आपको पता है वहां पे चुनाव में क्या होता है, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको सबको हिरासत में कर दिया जाता है या उनको ऐसी सजा सुनाई जाती है कि उनकी हिरासत में ही मौत हो जाती है। पर इलेक्शन होता है तो एक होता है प्रजातंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, एक होता है पुतिन स्टाइल इलेक्शन होना। और पुतिन स्टाइल इलेक्शन करने की ओर जो बढ़ रही है इंडिया, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और मैं किन कारणवश बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्थिति है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें सिर्फ 37% हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के फंड्स मिले थे। अब ये देखिए 11,450 करोड़ है, और आपको यहाँ पे देख रहा होगा सैफरन में सारा है, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, उसमें है 6,566, 55% जो इनको चंदा मिला है, इनको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से पता तो चला किसको कितना मिला, कौन सी कंपनी ने क्या दिया। वो उनकी वजह से नहीं पता चला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की वजह से नहीं पता चला। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने का जो काम हुआ था और नॉन ट्रांसपेरेंट बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम हुआ था, वो इनकी सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा, वहां पे भी ये दलील दी गई थी कि हम ये डेटा रिलीज नहीं कर सकते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से पता चल रहा है किस तरीके का क्विड प्रो को हुआ था। अब मैं दूसरी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हूँ, किस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई बकायदा इनके चरणों में पड़ी हुई है और उनके हिसाब से काम कर रही है। उनका टूल किट बन गई है इलेक्शन टूल किट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये अमोल कीर्तिकर जी हैं, मुंबई के उत्तर पश्चिम से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 9 बजे सवेरे उनका नाम डिक्लेयर होता है, 10 बजे उनके ऊपर ईडी का नोटिस आ जाता है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को कौन चंदा दे रही है, जहां पे एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट यानी ईडी ने उनपे छापेमारी की है। 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसे किसको दिए, भारतीय जनता पार्टी को दिए। अब एक और बताती हूं, क्योंकि ये बहुत सारे नाम ले रहे थे, इतिहास में नाम गिना रहे थे आप, तो ये इतिहास की जो करतूतें थी वो बदलने आए थे 2014 में, उसका सहारा लेकर अपना स्पष्टीकरण तो देने नहीं आए थे। ये दूसरा आपको उदाहरण दे रही हूं, 2014 से किस तरीके से 4 गुना इजाफा हुआ है ईडी इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें 25 ऑपोजिशन लीडर्स जिन पे गंभीर आरोप लगे थे, 70,000 करोड़ के घोटाले से लेकर दाऊद इब्राहिम से लेकर इकबाल मिर्ची, सबका हवाला दिया था। वो सब जैसे ही इनके पास आए उनको गंगा नहा लिए वो, और 23 लोगों के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जब डेमोक्रेसी में नहीं होता है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं, पुतिन जैसा चुनाव होता है। जब पुतिन भी कहता मैं जीत कर आया, तो आने वाले चुनाव ऐसे ही होंगे। अब रही संविधान बदलने की बात, मैं आपको एक और चीज बता दूं, संविधान ना बदलकर भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, जो खुद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार चल रही है इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं।
वो संविधान का हवाला देकर उन्होंने संविधान को ही तोड़ने का काम किया है। शेड्यूल 10 को दरकिनार कर उन्होंने ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो और अब इलेक्शन कमीशन हो, इन्होंने अपनी राजनीति की है। तो इनसे क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमने विपक्ष नहीं कह रहा था संविधान बदलेंगे, इनके जो भी चुनिंदा लोग हैं, नॉमिनेटेड एमपीज जिनको टिकट्स मिली हैं, सब जोर जोर से बोल रहे हैं, कर्नाटका के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, सब ये बयान दे रहे हैं कि आप हमें 400 से ज्यादा दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। अरे कोई उनसे पूछिए संविधान क्या बदलना चाहते हैं, तब नरेंद्र मोदी जी आकर दूसरों पर दोष मरे, खुद गिरबान में झांके ना क्या काम कर रहे हैं। बोलना भी हूँ, क्या कर रही बोल। प्रियंका जी देखिए, दोनों सवालों पर मैं आपके पास आ रही हूँ। ये शिवसेना की भी एक वक्त आइडियोलॉजी थी, ये इनकी आइडियोलॉजी है। सनातन के खिलाफ कोई बोलेगा, हिंदू धर्म का दशकों तक अपमान हुआ इस देश में, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति हुई, ये बीजेपी और एक वक्त पर बाला साहब के अंडर शिवसेना की आइडियोलॉजी थी। और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। प्रखर होकर ये बोलते हैं ध्रुवीकरण होगा, इससे चुनाव में फायदा होगा, वो उसका एक इफेक्ट है। लेकिन आइडियोलॉजी इनकी है जो कि ये खुलकर शुरू से बोलते आए हैं। इसी के साथ जो अन्य मुद्दा था जिस पर वो हमला कर रहे थे, दोनों पर आपका जवाब। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल एक तो अंजना जी, मैं आपकी बातों को करेक्ट करना चाहूंगी, आपके स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूंगी कि एक वक्त पे शिवसेना की आइडियोलॉजी थी। ये टीवी के पत्रकार और एंकर्स नहीं बताएंगे हमारी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या है और क्या रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये करेक्ट कर दूं, हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी थी, है और रहेगी। और उसका सर्टिफिकेट ना मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेने बैठी, ना मैं आई एम सॉरी आपके शो में आपसे लेने बैठी। रही बात हमारे हिंदुत्व पॉलिटिक्स की, हमने हमेशा कहा अपने देश को सर्वप्रिय रखो, सबसे ऊपर रखो, बाद में आता है आपका धर्म, बाद में आता है आपकी जाति। इन लोगों ने जिस तरीके का ध्रुवीकरण किया है, जिस तरीके से पहले तो धर्म का इस्तेमाल कर फिर अपनी जातियों का इस्तेमाल कर जो ये काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और मैं महाराष्ट्र स्पेसिफिक कहूंगी क्योंकि मैं महाराष्ट्र का नेतृत्व करती है हमारी पार्टी, महाराष्ट्र के संदर्भ में कहूंगी। अब रही बात लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन ने जो रणदीप सुरजेवाला पर 48 घंटे का किया है, उन्होंने कार्रवाई की है। उसी ब्रेथ में, सेम ही सांस में आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया। शुभेंदु अधिकारी ने क्या क्या कहा ममता बनर्जी को, उनको एक वार्निंग देकर फटकार दिया, हटा दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं। महाराष्ट्र में इन्हीं के चंद्रपुर के इनके कैंडिडेट हैं, इन्होंने क्या आपत्तिजनक बयानबाजी दी है एक बहन और भाई के संबंध को लेकर, और का एक ही पलंग पर लेते हैं कपड़े उतारकर, इस तरीके की भाषा में मुझे शर्मसार महसूस कर रही है बोलने में, पर रिपीट करना जरूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी आंख बंद रखता है, कान बंद रखता है। और कार्रवाई में भी देखिए जिस तरीके के दो व्यवहार हैं। और प्लीज मैं यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जी से कहूंगी, त्रिवेदी जी मैं आपके हाथ जोड़कर विनम्रता से कहना चाहूंगी कि अपनी ये वॉट अबाउटरी आप बंद करिए। वॉट अबाउटरी के चलते चलते आपने सरकार बनाई है, सरकार में बदलाव लाने का वादा किया था, भाषा की स्तर को गिराने का काम कहां से शुरुआत हुई है और कहां तक पहुंची है, उसके जिम्मेदार विपक्ष ही नहीं है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की होती है। और अगर इलेक्शन कमीशन की गाज गिरनी चाहिए, ज्यादा सत्ता पक्ष पे गिरनी चाहिए, क्योंकि इनके पास धन बल है, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास एजेंसीज हैं। तो प्लीज मेरे साथ यहाँ पे आकर बैठकर वॉट अबाउटरी मत करिए। अगर हेमा मालिनी जी का अपमान हुआ है तो ममता बनर्जी का भी अपमान हुआ है। सेम कार्रवाई होनी चाहिए थी और सेम सस्पेंशन होना चाहिए थे 48 आवर्स का। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड का एक और उदाहरण ये इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है उसके बारे में। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आप लेंगे प्रियंका जी, ठीक है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी से विपक्ष बहाने ढूंढ रहा है, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी, कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम खराब। वो कह रहे हैं कि विपक्ष अभी से हार के बहाने ढूंढ रहा है, इसीलिए इस तरह की बातों को फैलाया जा रहा है। आपका जवाब? एक्चुअली हम बहाने नहीं ढूंढ रहे हैं, हम देश को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन बता रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार 2024 में बनेगी, और बनना तय है, हम लोग ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से उन इंस्टीट्यूशंस को आपने घुटने टिका दिए हैं अपने इलेक्शंस के लिए, अपनी राजनीति के लिए, हम उसमें सुधार लाएंगे। वो इलेक्शन कमीशन जहां के इलेक्शन कमिश्नर आकर एक पोएम सुनाते हैं, जो 7 फेज का चुनाव बता रहे थे, एक पोएम सुनाते हैं वीवीपैट को लेकर, जो एक जेन्युइन कंसर्न है, जिसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और वो विपक्ष का मजाक बनाने का काम करते हैं। तो वो इलेक्शन कमिश्नर कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब लगते हैं, ये बदलाव लाने का हम डायरेक्शन दे रहे हैं। नाइस।
हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि एक समानता होगी। आज अगर प्रजातंत्र के उसूलों का पालन किया जाए, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी को सही तरीके से पालन किया जाए, तो एक समानता होगी। मैं आपको याद दिला दूं, जब वाजपेयी जी भी सरकार में थे, वाजपेयी जी ने भी एक सारे करतूतें नहीं की होंगी जो आज की सरकार कर रही है। रही बात संस्कारों की, अभी बड़ी बड़ी बात वाजपेयी जी कर रहे थे, एकमात्र संस्कारी पार्टी है, उन्होंने अपनी पार्टी का भी नाम नहीं लिया। आप ये सोचिए, मोदी जी की इतनी ज्यादा खिदमतदारी हो रही है कि उन्होंने अपने पार्टी का भी नाम लेना भूल गए कि वो मेरी पार्टी संस्कारी है। उन्होंने कहा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी संस्कारी है। सर, आपने सही कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी संस्कारी है, उन्होंने कभी अपशब्द नहीं यूज किया है, ना गाली गलौज की है। मैं बस 30 सेकंड और लूंगी, बस 30 सेकंड। गाली गलौज नहीं देती हूं, पर सर बहुत गाली गलौज सुनी है उसी संस्कारी पार्टी से जिसको भी आपने लेबल दिया था कि संस्कारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद